यस सर। नहीं बच्चा, लैपटॉप वाले में भी क्या होता है ना कि लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए 2 ढाई 3 घंटे बैठने पड़ते हैं उसमें। ये सर उसमें स्लाइड वगैरह बनाने में आपको बहुत टाइम लगता होगा। बहुत टाइम लगता है उसमें, ऐसा नहीं है वो तो स्ट्रेस दोनों नहीं में देखते हैं, कोई बात नहीं। चलो अभी इसको तो फिलहाल करें, है ना यार, ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे, लिमिटेड टाइम में जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो हम लोग का ना यार देखो ये चल रहा था, एप्लीकेशन चल रही थी इन 2 लॉज की। लॉ क्या कहोगे, इक्वेशंस कहोगे बेसिकली। मतलब प्रीवियस क्लासेस में हम सर डबल रेडियस वाला आपने लास्ट टाइम पढ़ा था, डंबल का एग्जांपल देके आपने पढ़ाया था। नहीं, वो तो था, डबल रेडियस तो एक इंस्ट्रूमेंट था। बेसिकली हम जिस कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे वो प्रैक्टिस तो आप इस कंसेप्ट की कर रहे थे ना कि समेशन ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये कर रहे थे, है ना। और यस सर। हाँ, और इसके साथ एक दूसरी इक्वेशन ये लगा रहे थे कि टॉर्क दैट मींस समेशन ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। ये 2 इक्वेशंस, ये तो हम लोग पिछली क्लास में कर रहे थे यार। यस सर। तो हाँ, इन्हीं का एप्लीकेशन एक्चुअली आप इनका कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने पिछले क्लास में ज्यादातर एग्जांपल्स जो चूज किए थे वो पुली वाले किए थे। याद है स्टेटमेंट आपको? यस यस पुली वाले स्टेटमेंट है ना। और उसमें एक इन 2 के अलावा एक और रिजल्ट हम बार बार यूज करते थे और वो रिजल्ट होता था नो स्लिप कंडीशंस। यस सर, v इक्वल टू r ओमेगा, v इक्वल टू r ओमेगा वाली नो स्लिप कंडीशंस पुली वाली। और उसमें वैरायटी ऑफ पुली कंसिडर किया था हम लोगों ने, कभी सिंगल पुली था, फिर डबल पुली वाले क्वेश्चन थे, फिर उसमें कंस्ट्रेंट भी लगाया था। वो तो एक मतलब वो देखो वो तो सीरीज होती है ना जिसे, बट अल्टीमेटली कंसेप्ट क्या है कि वो सारे क्वेश्चन हमारे इस कंसेप्ट के ऊपर थे। समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, समेशन ऑफ टॉर्क बराबर आई इनटू अल्फा, और नो स्लिप कंडीशन पुली वाली। तो वो एक सीरीज हमने खत्म कर दी थी। आज जो सीरीज आप स्टार्ट करने जा रहे हो वो भी इसी के ऊपर है, बट आज मेनली आप क्वेश्चन से डील करोगे रोलिंग वाले क्वेश्चंस। आज आप रोलिंग की पूरी सीरीज मतलब उसके क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, ठीक है भाई? यस सर। ठीक। अब थोड़ा सा कॉपरेशन आप लोगों से बस चाहिए होगा, यस नो करते रहना ताकि ये समझ में आए कि मतलब सही चल रहा है या नहीं चल रहा। रोलिंग में जब हम लोगों ने काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया था, ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में रोलिंग के 3 पार्ट्स आपको बताए थे मैंने। स्लिपिंग, स्किडिंग और विदाउट स्लिपिंग। उसमें ये कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रोल करे और उसका सेंटर पॉइंट अगर लीनियरली आगे बढ़ता हो v वेलोसिटी से, उसको vc लिखते हैं, और साथ में ये बॉडी रोटेट भी कर रही हो ओमेगा से, इसका रेडियस r हो, तो vc और ओमेगा के बीच क्या रिलेशन है उसके हिसाब से आप रोलिंग के टाइप को डिफाइन करते थे। और ये कहा गया था कि अगर vc की वैल्यू इक्वल है, हाँ मतलब 3 केसेस थे, एक तो मोर देन आर ओमेगा, एक इक्वल टू आर ओमेगा, एक लेस देन आर ओमेगा। तो इन तीनों में हमने इसका कुछ नाम दे दिया था। सर पहले वाले में स्किडिंग, पहले वाले में कहते थे कि बॉडी स्किड कर रही है, दूसरे वाले में विदाउट स्लिपिंग, स्लिप कर रही है, और तीसरे वाले में रोलिंग विदाउट स्लिपिंग विदाउट स्किडिंग। इसको हम एक तरीके से प्योर रोलिंग भी कहते हैं, प्योर रोलिंग। तो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना यार, तो न्यूमेरिकल्स में भी हमारे पास इन 3 में से कोई एक कैटेगरी आएगी, तीनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी, या तो ये रिजल्ट होगा, या फिर vc इक्वल टू आर ओमेगा होगा, या फिर vc लेस देन आर ओमेगा होगा। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस, मतलब मेजॉरिटी का मतलब आप मान सकते हो कि लगभग 95% के आसपास के क्वेश्चन तुम्हारे इसके ऊपर आएंगे, प्योर रोलिंग। दैट मीन्स कि सेंटर की जो वेलोसिटी होगी, सेंटर पॉइंट की वेलोसिटी vc, और बॉडी के ओमेगा यानी स्पिन करने की वेलोसिटी, बिकॉज रोलिंग का मतलब दोनों बातें होती है ना, ट्रांसलेशन भी होगा और स्पिनिंग भी होगी। यस सर। तो सेंटर की ट्रांसलेटरी स्पीड और सेंटर के अबाउट स्पिन करने की जो वेलोसिटी होगी ओमेगा, इनमें ये रिलेशन चलेगा vc इक्वल टू आर ओमेगा। यस सर।
कुछ और पॉइंट्स न्यूमेरिकल्स में एंटर करने से पहले कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करना चाहेंगे। हम लोगों ने ये भी कहा था कि जो रोलिंग होती है उसके अंदर जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है, अगर आप इसके सबसे नीचे वाले पॉइंट की बात करें, सबसे ग्राउंड ग्राउंड वाला पॉइंट जो है यहाँ पर सबसे नीचे वाला पॉइंट, तो अगर आप इसकी टोटल, हाँ, अगर याद करिए कि इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी हो आपको तो क्या करोगे? सर जीरो होती है। सर ये जीरो होती है। फिर कॉन्टैक्ट में आता है, जीरो होता है। इसकी वेलोसिटी जीरो क्यों हो जाती है? सर क्योंकि VC फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और R ओमेगा यहाँ पे Backward हो जाता है और दोनों नो और इक्वल हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही है कि आप किसी भी पॉइंट के वेलोसिटी को एक्चुअली कॉम्बिनेशन से निकालते हो। कॉम्बिनेशन किस चीज का? सेंटर अगर ट्रांसलेट करेगा VC से तो ये पॉइंट भी ट्रांसलेट करेगा, और अगर सेंटर पॉइंट के अबाउट, सेंटर के अबाउट बॉडी स्पिन करेगी तो ये वाला पॉइंट बैकवर्ड जाएगा विथ अ वेलोसिटी ऑफ R ओमेगा। यानी इस पॉइंट में दो वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी है ड्यू टू, आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट के स्पिन करने से, और एक वेलोसिटी है ड्यू टू फॉरवर्ड मोशन यानी कि ट्रांसलेट करने की वजह से। और ट्रांसलेशन और स्पिन को कंबाइन करते हो तो बन जाता है रोलिंग। यस सर। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई है कि बॉडी प्योर रोलिंग पर है यानी कि VC इक्वल्स टू R ओमेगा है, तो यहाँ पर कंप्लीट रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या बन जाएगी? जीरो। ठीक है बच्चे, यहाँ पर V नेट अगर आप फाइंड आउट करते हो तो दैट इज इक्वल टू जीरो। V नेट का मतलब ट्रांसलेशन वाली वेलोसिटी और स्पिन करने की वजह से जो वेलोसिटीज आई हैं उनका रिजल्टेंट क्या बनेगा, तो वो जीरो बनेगा। बिल्कुल। अब बट ये सिर्फ यहीं पर होगा प्योर रोलिंग में। अब अगर अगर ऐसी कंडीशन है कि बॉडी प्योर रोलिंग पर है, अगर ऐसी कंडीशन है कि बॉडी प्योर रोलिंग मोड में है, और तब अगर यहाँ पर किसी भी कोई फ्रिक्शन इन्वॉल्व हुआ तो किस टाइप का फ्रिक्शन होना चाहिए वो नेचर वाइज? स्टैटिक फ्रिक्शन, हाँ राइट। फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स है। यस सर। ऑब्जेक्ट का कौन सा पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में है? बॉटम मोस्ट। बॉटम मोस्ट। और उसके पास टोटल वेलोसिटी जीरो है। यस तो सर। एक ऐसा पॉइंट ग्राउंड को कांटेक्ट करेगा जिसके पास जीरो वेलोसिटी यानी कि स्टैटिक पॉइंट। यस सर। ठीक, तो एक स्टैटिक पॉइंट पर अगर फ्रिक्शन लगता है तो वो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होता है? अगर कोई पॉइंट स्टैटिक मोड में है और उस पर फ्रिक्शन लगे, अगर लगे स्टैटिक। स्टैटिक लगेगा, अगर हुआ तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। यस सर। राइट। और अगर स्टैटिक फ्रिक्शन होगा तो उसकी वैल्यू सर कुछ रेंज में होगी 0 to वैरी करेगी। नॉर्मल रिएक्शन वाली। हाँ, अब सुनना स्टेटमेंट देखो कैसे मतलब सिंपल कंसेप्ट्स में आंसर होते हैं और कैसे आप अपने कंफ्यूजन को रिमूव कर सकते हो। क्या आप इस बात पर एग्री करते हो कि अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का केस है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग यानी कि प्योर रोलिंग जिसको बोलते हो, तो नंबर 1 स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगेगा? अगर लगेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, इस बात पर Yes. आप मतलब एग्री कर रहे हो या इस पे कोई डिसएग्री है? सर नहीं एग्रीड है। सर। ठीक, एग्रीड। दूसरा आप लिखते भी रहना यार कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, राइट, इफ देयर इज अ फ्रिक्शन इट मस्ट बी स्टैटिक। नंबर 2 वैल्यू क्या होगी उसकी, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू? 0 to μsn। राइट, मिनिमम वैल्यू 0। मिनिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू 0, स्टैटिक फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू 0, और व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन? μs into n। Ms into n, coefficient of friction multiplied by the normal reaction. So is it possible to have rolling without slipping with zero value of friction? Yes। समझ रहे हो आप? आंसर देखो कैसे मिलता है।
पहले इसके बिल्कुल इसके पहले वाले पॉइंट में हम ये कह रहे हैं कि बिकॉज फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है और बॉडी का बॉटम मोस्ट पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में है जहां पर जीरो वेलोसिटी है, तो क्योंकि फ्रिक्शन जीरो वेलोसिटी वाले पॉइंट के ऊपर लगेगा तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। यस सर। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल होता है, उसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू μs(n) हो सकती है। तो अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो 0 भी हो सकता है, μs(n) भी हो सकता है और इनके बीच की भी कोई वैल्यू हो सकती है। यस सर। राइट, तो क्या, हाँ, तो इसका मतलब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में फ्रिक्शन का 0 आना सरप्राइजिंग है या फिर विद इन द लॉ ऑफ फिजिक्स है वो कि फ्रिक्शन 0 आ गया मान लो, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है? रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में 0 फ्रिक्शन पॉसिबल है या नहीं है? सर है। पॉसिबल है। तो अगर कोई ट्रू फॉल्स में पूछ ले, सर इसका मतलब ये हो गया ना कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो सकती है जीरो फ्रिक्शन में, क्योंकि असलियत में तो जीरो फ्रिक्शन हो नहीं सकता। नहीं, जीरो फ्रिक्शन क्यों नहीं हो सकता? स्टैटिक फ्रिक्शन 0 तो होता ही सकता है भाई। जीरो फ्रिक्शन क्यों नहीं हो सकता, मुझे बताओ ना। हाँ सर हो सकता है। हाँ सर। एक बार बताइए, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक, एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, इस पे कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा? सर कुछ भी नहीं, अगर कोई तो इसका फोर्स नहीं मतलब, लग रही तो कुछ भी नहीं लग रहा होगा। हाँ, तो जब तक हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक तो जीरो फ्रिक्शन है। हाँ सर समझ गया। तो इसका मतलब फ्रिक्शन इक्वल टू 0 भी तो एक आंसर ही तो हुआ ये भी कि फ्रिक्शन 0 हो सकता है भाई। हाँ सर ठीक है। हाँ हाँ, अगर हम इस पे फोर्स लगा दें और उसके बावजूद भी ये रेस्ट पे हो तो नॉन जीरो होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन नॉन जीरो होगा। और अगर हम इस पे फोर्स लगाएं और ये चलने वाली है, बॉडी चलने वाली है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन μsn। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी तो सारी है ना यार। यस यस सर। सर। यस सर। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको सामने कोई ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आए और कोई ये पूछे, इज इट कंपल्सरी टू हैव फ्रिक्शन फोर्स, इज इट कंपल्सरी टू हैव अ फ्रिक्शन फोर्स if object is rolling without slipping, is it compulsory to have No, some sir. value of No, friction sir. force? दोनों स्टेटमेंट आपस में जोड़ के देखो। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर फ्रिक्शन होगा तो स्टैटिक होगा। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि अगर वो स्टैटिक है तो वो 0 भी हो सकता है, μsn भी हो सकता है और इनके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब बताओ, Yes, sir. is it compulsory to have friction while rolling without slipping? No sir. नो सर, नहीं, नो सर। कंपल्सरी नहीं है, 0 ऑप्शनल है। अगर हो जाएगी तो सर तो 0 हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है, बिकॉज फिजिक्स में इसका लॉ है, स्टैटिक फ्रिक्शन का लॉ है कि वो 0 हो सकता है। अच्छा जी, ये सर अगर 0 हो जाएगी तो नेसेसिटी नहीं रह गई हम्म, स्टैटिक फ्रिक्शन होने की। ठीक है। तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, जो फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पर, पहली बात वो स्टैटिक होगा, दूसरी बात वो 0 और μsn के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, तीसरी बात क्या उसकी वजह से कोई वर्क डन होगा, यानी कोई लॉस ऑफ एनर्जी होगा? No sir. No, sir. नो नहीं सर। होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फ्रिक्शन किसी स्टैटिक पॉइंट पे लगेगा जब, तो फोर्स तो आया लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं आई। Yes, sir. भाई वर्क कब होता है? जब आप एक बॉडी पे फोर्स Displacement लगाएं होता और वो डिस्प्लेस भी तो हो। हम फोर्स लगा रहे लेकिन ये हिल नहीं रही है, तो फोर्स हुआ, डिस्प्लेसमेंट नहीं आया इसके अंदर। और वर्क दोनों का प्रोडक्ट होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन। Yes, sir. तो तीसरा पॉइंट हो गया कि इसका मतलब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, 0 और μsn के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 भी हो सकती है, μsn भी हो सकती है और इसके अलावा बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। तीसरा, क्योंकि ये स्टैटिक पॉइंट के ऊपर लग रहा, वर्क डन 0 होगा, मतलब कि इस फ्रिक्शन की वजह से सिस्टम की एनर्जी लॉस नहीं होगी। नहीं होगी। 3 पॉइंट्स क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes sir. किसी का कोई डाउट? No, sir. No sir. ठीक है, प्रोसीड करें क्वेश्चंस की तरफ। यस सर। Yes, sir.
अच्छा किसी का फिर से बोल रहा हूँ, अगर अभी भी किसी को डाउट है तो बता दे। और सर नहीं है डाउट। ठीक है। और अगर ये कंडीशन है या फिर ये वाली कंडीशन है तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा? सर इन तो दोनों में। काइनेटिक काइनेटिक फ्रिक्शन। हाँ, मतलब बॉडी अगर स्किड हो रही है यानी कि VC इक्वल टू R ओमेगा नहीं है, यानी VC R ओमेगा से ज्यादा है या कम है, यानी स्किड और स्लिप, तो काइनेटिक फ्रिक्शन। और उसकी कोई रेंज नहीं होती, वो फिक्स्ड वैल्यू होती है। यस उसकी एक डेफिनेट वैल्यू होती है म्यू के इनटू नॉर्मल। यस सर। तो स्किड में और स्लिप में काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग जिसको प्योर रोलिंग कहते हो वहां स्टैटिक फ्रिक्शन। उसकी एक रेंज है, मिनिमम 0, मैक्सिमम इतना। काइनेटिक फ्रिक्शन जहां पे लगेगा वहां एनर्जी लॉस होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन जहां लगेगा वहां पर एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। होगी loss। यस सर। कंजर्व होगी। अगर कोई और फ्रिक्शन नहीं है तो, मतलब कोई एयर रेजिस्टेंस या इस टाइप की चीजें नहीं है तो। ठीक है। इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी? अगर कोई बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ mv स्क्वायर। ठीक है। नहीं बच्चा v एक बात इक्वल टू बताओ। r ओमेगा है तो सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। नहीं बालक सुनो, देखो आप मेरी बात सुनो। बॉडी के मोशन तीन टाइप के है ना, तो रोलिंग को तो आपने रोलिंग को ये नहीं कहा कि रोलिंग जो है वो कॉम्बिनेशन है। यस रोलिंग सर। मतलब Yes, क्या sir. है? रोलिंग मतलब ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों मिला देते हैं। Rotation. Yes, sir. यस तो अगर रोलिंग में बॉडी का ट्रांसलेशन भी हो रहा है और बॉडी का रोटेशन भी हो रहा है तो यस जो सर। काइनेटिक एनर्जी भी तो दो आएगी। मतलब ये सर उनका अगर आप कॉम्बिनेशन है। अगर आप काइनेटिक एनर्जी एक बॉडी के रोलिंग में निकालते हो, रोलिंग मोशन में, तो इट शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन पार्ट एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ द रोटेशन, यानी स्पिन करना। भाई यस सर समझ गए। इस मार्कर को आपके हाथों पे अगर मैं रोल करूं तो ये दो बातें होंगी ना, ये स्पिन भी करेगा और रोटेट आगे भी बढ़ेगा। अगर इसको आप रोल करो तो ये रोल करके तो आगे बढ़ रहा है ये। यस सर। यस तो इसमें रोटेशन भी है, फॉरवर्ड मोशन भी तो है, दोनों चीजें हैं। हो रही है ये चीज? Yes, sir. यस सर समझ रहा हूँ। बिल्कुल। तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी, देखो एक ऑप्शन क्या हो सकता है कि इसको एक ही जगह रह करके आप रोटेट करते रहो ऐसे। ये क्या करा रहे हैं हम लोग? एक ही जगह पर रोटेशन इसकी ये रोटेशन है, तो इसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी आती है अगर बॉडी सिर्फ रोटेट करे तो? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यस हाफ सर। आई ओमेगा। तो रोटेशन वाली एनर्जी हो गई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और अगर बॉडी को बिना रोटेट किए सिर्फ आगे पीछे करूं मैं, ओनली फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो ये हाफ mv ट्रांसलेशन है, स्क्वायर। तो इसमें एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर। और हम यहाँ दोनों काम कर रहे हैं, हम बॉडी को फॉरवर्ड तो ले ही जा रहे हैं, साथ में स्पिन करते हुए, स्पिन करके आगे सर चल दोनों रहे हैं, स्पिन करता हुआ आगे बढ़ रहे हो। क्या बनेगा ये? हाफ mv स्क्वायर प्लस होगा ये। Yes, sir. ये Yes, सर दोनों yes. सम हो जाएगा। बिल्कुल। बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी रोटेशन में जितनी भी चीजें होती हैं वो किसी न किसी के रिलेटिव होती हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो किसी एक्सिस के रिलेटिव होगा ना। एक्सिस। तो एक्सिस कौन सी? पासिंग सर थ्रू मूविंग बॉडी है तो मूविंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। क्योंकि आप इसको स्पिन करोगे, अगर इस मार्कर को या किसी भी चीज को स्पिन करोगे तो ये किसके अबाउट स्पिन करेगा? ये इसमें रोटेट कराएंगे तो ये फ्री स्पेस एक्सिस में कहाँ घूम पर रही होगी? है सेंटर ऑफ मास के थ्रू जाएगी। इसके सेंटर से जाएगी। हाफ आई सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पर जो वेलोसिटी रखेंगे ये भी उसके सेंटर ऑफ मास की रखोगे वेलोसिटी। तो कभी भी अगर बॉडी रोलिंग मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको ये रखना होगा। फॉर एग्जांपल
अगर एक डिस्क की बात करें जिसका मास m है और उसका सेंटर पॉइंट v वेलोसिटी से आगे चल रहा है, बट साथ में ये रोटेट भी कर रहा है, स्पिन भी कर रहा है, ये स्पिन भी कर रहा है, और ये दे रखा है कि ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, आई रिपीट, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क। सर हाफ m VCOM होल स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। हाँ, तो वो तो फॉर्मूला हो गया, हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ। अब रिकॉल करो, सो एक डिस्क VC का, और R ओमेगा। तो I की वैल्यू बताओ ना, I की वैल्यू डिस्क के केस में कितनी हो जाती है? अगर सर, ऑब्जेक्ट डिस्क है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू mr स्क्वायर बाय 2 बाय 2 और ओमेगा स्क्वायर तो v upon r V का होल V upon स्क्वायर। R। का होल है ना? ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, तो क्या ओमेगा और v का रिलेशन नहीं है? स्टार्टिंग में आज ये तो बताया अभी आपको कि v और ओमेगा में रिलेशन होगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहाँ पर जो ओमेगा स्क्वायर है उसको रिप्लेस करके v अपॉन आर कर लेंगे। अब इसको जरा पूरा सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा? कंप्लीट सिंप्लीफाई करो, चेक करके देखो। हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर बाय 4। 0.75 mv स्क्वायर आएगा, देखो ये सही है आएगा। 3/4 आ जाएगा, मतलब 3/4 mv स्क्वायर आएगा, 3/4 mv स्क्वायर। ये सही है यार। ऐसा 3/4 यस सर आ गया। तो अगर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं रगड़ करके ले चलूं, रगड़ने का मतलब स्लाइड करना। देखो स्लाइडिंग मोशन में क्या होगा ना, अभी आपको आपके स्क्रीन पर मार्कर का ब्रांड नेम आ रहा है इसका? यस यस सर, सर। आ रहा है ना? यस सर, यस सर, जिस कंपनी का है वो प्रोडक्ट मतलब आ रहा है इसमें, ठीक है। अब अगर मैं इसको स्लाइड करके आगे ले जाऊं तो क्या वो ब्रांड नेम हमेशा आपकी आंखों के सामने नहीं है? बॉडी तो आगे आ गई, यस बॉडी को तो मैंने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। इस शिफ्टिंग में जो इस मार्कर का नाम लिखा हुआ है, ये नाम क्या हमेशा एक ही साइड पर नहीं है? ये सर Yes, एक साइड पे। ऑलवेज फ्रंट साइड। यस तो सर। ये ट्रांसलेट हुआ है कि रोटेट हुआ है कि रोल हुआ है? सर Translate ट्रांसलेट हुआ हुआ सर। तो अगर ये, हाँ, तो अगर हमने इसको v स्पीड से आगे शिफ्ट किया था तो इसकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनाओगे? अच्छा हाफ m VCOM का होल हाफ स्क्वायर। mv स्क्वायर। सिर्फ हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि ये स्लाइड हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको आगे लेके जाऊं और रोल करने में क्या होगा, इसका ब्रांड नेम आपको देखो, इसका ब्रांड नेम बार बार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है। यस ठीक सर। है जी? तो अब इसकी एनर्जी कितनी होगी? अगर ये v स्पीड से आगे बढ़े लेकिन रोल करके आगे बढ़े, और पहले केस में ये v स्पीड से आगे बढ़े लेकिन सिर्फ स्लाइड करके आगे बढ़े, किसमें, इसमें कौन से केस में ज्यादा एनर्जी होगी इसमें? सर सर रोलिंग। रोलिंग वाले में। रोल करके आगे बढ़ने में। हाँ, क्योंकि रोल करके आगे बढ़ते वक्त एनर्जी 0.75 mv स्क्वायर होगी। ये सर उसमें 0.25 बढ़ 0.5 जाएगा। होगी। हाँ, और अगर सिर्फ स्लाइड कर रहे हो तो सेकंड वाला टर्म नहीं आएगा इसमें, यस सर। सिर्फ 0.5 होगी, यानी रोल करते वक्त काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। यस सर समझ गया। ठीक है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन। ये टोटल एनर्जी है, इसमें से कितनी परसेंट या कितना फ्रैक्शन ट्रांसलेटरी एनर्जी में है और कितना फ्रैक्शन रोटेशन करने की वजह से आ रहा है? ये टोटल एनर्जी है। इस टोटल एनर्जी का कितना परसेंट या कितना फ्रैक्शन ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी? क्योंकि देखो होता क्या है, ये जो आप हाफ m v COM स्क्वायर करते हो ना, इसको आप कहते हो कि ये काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन वाली है, और ये चीज आपकी काइनेटिक एनर्जी रोटेशन वाली है। दोनों को मिला करके टोटल आ रहा है आपका। तो टोटल एनर्जी का कितना परसेंट ट्रांसलेशन में है और कितना परसेंट रोटेशन में है, ये कैसे निकालोगे आप? सर 66.66% ट्रांसलेशन में और सर 33.33% उसमें रोटेशन में। क्योंकि ये जो टर्म आ रहा है ना आपका, ये एक्चुअली ऐसा आ रहा होगा, 0.5 mv स्क्वायर यहाँ बन रहा होगा और 0.25 mv स्क्वायर यहाँ बन रहा होगा। यस सर। तो
टोटल 0.75 है। तो अब बता सकते हो कितना ट्रांसलेटरी हुआ इसमें? सर 66.66% ट्रांसलेटरी है। द परसेंटेज ऑफ ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा, कितना परसेंट ट्रांसलेट कर रहा है ये। तो ट्रांसलेशन 2 by वाली 3 एनर्जी into 100. 0.5 mv² डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी 0.5 mv. 0.75 टोटल 0.75. इनटू 100। देख लो कितना बनेगा यार, 66.67. 66.66% है। 6% के आसपास बनेगा। तो 66% के नियर अबाउट, तो मतलब टोटल एनर्जी का अराउंड टू थर्ड यस सर। ट्रांसलेटरी एनर्जी के फॉर्म में है और 1/3 रोटेशनल एनर्जी के फॉर्म में। यस सर। ठीक है बच्चा, क्लियर? यस सर, समझ गए। यस सर। चलो आप एक करके बताओ, आप जरा मुझे जल्दी से करके बताओ। स्फीयर ले लें अगर, सपोज द ऑब्जेक्ट इज स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, फॉर अ सॉलिड स्फीयर एंड रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, फॉर अ सॉलिड स्फीयर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, what percent of total kinetic energy is in a rotational form? For a solid sphere, uniform solid sphere, what percent of total kinetic energy is in form of rotational kinetic energy? सर रोटेशन के लिए निकालना है ना? हाँ, मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी का कितना परसेंट रोटेशनल के फॉर्म में होगा यहाँ? यस। टोटल का कितना परसेंट रोटेशनल फॉर्म में स्फीयर के केस में? सर 71.4% आ रहा है। 71.4%। चलो ये बताओ ट्रांसलेटरी कितना होगा अगर आप स्फीयर में ट्रांसलेटरी निकालते हो? फॉर्मूला क्लियर है, हाफ mv स्क्वायर। v स्क्वायर। रोटेशनल कितना होगा? सर हाफ इंटू 2/5 mr स्क्वायर mv हाफ स्क्वायर में टोटल में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर और इनटू ओमेगा स्क्वायर। यस सर। ओमेगा को आप v/r कर सकते हो। ये रोटेशन वाला हो गया। और टोटल यानी कि रोलिंग यानी कि टोटल, इन दोनों को ऐड करके देख लो। ट्रांसलेटरी वाला और रोटेशनल वाला ऐड कर लो। सर 7 mv square by 10 आ रहा है। ये 7/10 आएगा, 7/10 mv स्क्वायर। और रोटेशन वाला जो आ रहा है ना, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे रोटेशन वाले को, रहेगा ना सिंप्लीफाई करके 2 and 2 कैंसिल, ये 1/5 का टर्म आ जाएगा। ये mv square by 5। mv स्क्वायर बाय 5। यस सर। तो रोलिंग वाले मतलब टोटल का कितना परसेंट हुआ ये जो क्वेश्चन था, तो आंसर इसका ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी रोटेशन अपॉन काइनेटिक एनर्जी रोलिंग, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी रोलिंग। निकालो कितना आएगा यार, ये 1/5 है, ये 7/10 है। इन दोनों को डिवाइड करके देख लो, 1/5 डिवाइडेड बाय 7/10, 100। 1/5 डिवाइडेड बाय 7/10। आ जाएगा 10/35, यस मतलब कि 2/7। 2/7। अब इसका परसेंट कैलकुलेट कर लो कितना हो जाएगा 2/7 का परसेंट। सर 28.6। 28.6%। मतलब 2/7 टोटल का 2/7 फ्रैक्शन
टोटल काइनेटिक एनर्जी का 2/7 फ्रैक्शन रोटेशनल के फॉर्म में है, ऑब्वियसली 5/7 फ्रैक्शन जो होगा वो ट्रांसलेटरी के फॉर्म में होगा। यस सर। ठीक है, बढ़े आगे। यस Yes, सर। sir. अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे यार। सबसे पहले आप ना इसमें रोलिंग ऑन इंक्लाइंड सरफेस, क्योंकि ये ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रोलिंग ऑन इंक्लाइंड सरफेस। अब सारे कंसेप्ट एक बार रिवाइज कर लेना अपने मन में, आप क्या क्या जब जो जो चीजें बताई गई हैं वो सब रिवाइज करके देखिएगा। क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। तो एक इंक्लाइंड सरफेस मानते हैं जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, और इसके टॉप साइड से हमने कोई एक ऑब्जेक्ट रिलीज किया है ना, कोई ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर रिलीज किया है, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, और जब इसको रिलीज किया है तो इसके पास वेलोसिटी v भी 0 है और ओमेगा भी 0 है, दोनों वेलोसिटी 0 है, मतलब रेस्ट पे है कंप्लीटली। फिर कैसे आप कह सकते हो कि रेस्ट के स्टेट पे छोड़ा गया इसको, और ये नीचे रोल करके आया है। मतलब जैसे अगर हम इसको ऐसे इंक्लाइंड करें तो ये रोल करके नीचे फिसलेगा। एक होता है कि बिना रोल किए स्लाइड करके नीचे आना। जैसे आप चिल्ड्रन पार्क में जब बच्चे आते हैं तो वो स्लाइड करके नीचे आते हैं या फिर रोल करके नीचे आते हैं? स्लाइड करते हुए। स्लाइड, नाम ही स्लाइड है, बट ये स्लाइड करके नीचे नहीं आ रहा, ये रोल करके, और ये रोल करके नीचे आ गया कुछ यहाँ पर। मतलब इसका सेंटर पॉइंट आप मान सकते हो कि h डिस्टेंस नीचे आया है। सेंटर पॉइंट स्टार्टिंग से h डिस्टेंस नीचे आया है, ठीक है जी, सेंटर। और यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट है, मतलब ये सेंटर अपने इनिशियल से h डिस्टेंस बिलो। क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा गया है? एक तो ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर इसके सेंटर की क्या वेलोसिटी होगी, पहला क्वेश्चन। यहाँ पर ओमेगा कितना होगा, दूसरा क्वेश्चन। कितना टाइम लगा होगा आने में, ट्रेवलिंग टाइम कितना होगा, टाइम ऑफ ट्रेवल। अगर आप इसको t = 0 डिफाइन करें तो यहाँ पर क्या टाइम हो रहा होगा, ये क्वेश्चन है। इस पूरे प्रोसेस में एक्सेलरेशन क्या रही होगी, इस पूरे प्रोसेस में फ्रिक्शन कितना लगा होगा। मतलब ऐसे करके ना कई सारे क्वेश्चंस की एक सीरीज है पूरी, कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। तो सबसे पहला पार्ट आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट है ना। थोड़ा सा फोकस करिएगा बिकॉज ये पूरा एक आर्टिकल है। पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप ये कैसे पता लगाओगे। पहला क्वेश्चन, ये कैसे पता लगाओगे कि यहाँ पर स्पीड कितनी होगी, ये आंसर कैसे आएगा। यहाँ पर स्पीड कितनी होगी ये कैसे पता लगाएंगे, या ओमेगा कितना होगा ये कैसे पता लगाएंगे, पहला कंसेप्ट। दूसरे में हम टाइम कैलकुलेट करना बताएंगे, तीसरे में हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना बताएंगे। एक एक करके सारी चीजें बताएंगे आपको। तो अभी हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, क्या क्या पॉइंट्स थे एक बार याद करो। कि अगर कोई बॉडी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रही है तो उसमें फ्रिक्शन स्टैटिक होगा। सर एनर्जी कंजर्वेशन का लग रहा है कुछ इसमें। राइट, कुछ नहीं, वही लगना ही है, क्योंकि इसीलिए मैंने पहले आपको कंसेप्ट बताया कि अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो एनर्जी लॉस नहीं होगा यहाँ पर। तो जितनी एनर्जी यहाँ पर है उतनी ही एनर्जी यहाँ पर भी होनी चाहिए। और यहाँ पर एनर्जी का फॉर्म क्या है इस पॉइंट पर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो आप जो, हाँ, इसमें जो बाद वाला सेंटर पॉइंट है, अगर आप इसको रेफरेंस मानते हो, इस पॉइंट को रेफरेंस मान लो, तो इससे h हाइट ऊपर है, तो यहाँ पर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है, और वो लिखी जा सकती है mgh, लिख सकते हैं। यस सर। और जब रेफरेंस पॉइंट पर आ गए तब कितनी एनर्जी होगी, हाफ mv²। अब यहाँ पर एनर्जी काइनेटिक ग्रेविटेशनल फॉर्म में, पोटेंशियल 0 हो जाएगी।
पोटेंशियल जीरो होगा लेकिन काइनेटिक तो होगा ना यार। यहाँ पर एनर्जी Yes, sir. काइनेटिक फॉर्म में, यहाँ पर एनर्जी पोटेंशियल के फॉर्म में। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन काइनेटिक में भी बॉडी रोल करके नीचे आई है, स्लाइड करके नहीं। तो हाँ सर। एनर्जी दो आएंगी इसमें, यस सर, हाफ एम बी स्क्वायर और एक प्लस हाफ एम बी स्क्वायर आएगा, स्क्वायर प्लस भी तो आएगा कुछ, Sir, rolling की Sir, वजह से, half- इसके rotation half की वजह I से. omega आई square. ओमेगा स्क्वायर। आई ओमेगा स्क्वायर। समझ पा रहे हैं इस बात को? यस सर। हाँ जी। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या होता है ना, क्योंकि उनको क्या होता है, ऑलमोस्ट 8 महीने तक उनको काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर की आदत पड़ चुकी होती है, तो वो क्वेश्चन करते वक्त इसको भूल जाते हैं बार बार, क्योंकि वो ये चीज भूल जाते हैं कि अब तक जितने भी क्वेश्चन उन्होंने किए थे वो स्लाइड करने वाले बॉडीज थी, ये रोल करने वाला बॉडी तो आप पहली बार पढ़ रहे हो। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, एक और बात कि आप जो कॉमन बॉडीज हैं, मैं बहुत डिफरेंट बॉडीज की बात नहीं कर रहा, पर जितने भी आपके कॉमन बॉडीज हैं उनकी जरा एक बार बात करते हैं। कॉमन बॉडीज में, तो कॉमन बॉडीज में कौन कौन से आते हैं भाई, जो हमारी डेली लाइफ में हमारे आमने सामने दिखते हैं? डिस्क है, रिंग है, स्फीयर है। इन सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिजल्ट अगर याद करो तो डिस्क हाफ एम आर स्क्वायर, एम आर Yes. स्क्वायर। मतलब कि 0.5 एम आर स्क्वायर। रिंग में सिंपली एम आर स्क्वायर होता है। M R square. और 2 by 5 स्फीयर MR square. 2/5 यानी कि 0.4 एम आर स्क्वायर। और हॉलो सिलेंडर अगर हॉलो स्फीयर है 2 by 3 MR 2 square. by 3 0.6. तो 2/3 एम आर स्क्वायर, यानी कुल मिलाकर के क्या बन रहा है, सब में एम आर स्क्वायर तो कॉमन ही है ना, डिफरेंस Yes. खाली उसके आगे वाले नंबर का है ना खाली। यस सर। कहीं पर 2/3 है, कहीं 0.4 यानी कि 2/5 है, कहीं 1 है, कहीं 0.5 है। यस सर। तो हाँ जी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको जनरलाइज रिजल्ट बनाने के लिए, मतलब जनरलाइजेशन करने के लिए, ताकि जो रिजल्ट है वो डिस्क में भी काम करे, रिंग में भी काम करे, स्फीयर में भी काम करे। मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कुछ k इंटू एम आर स्क्वायर लिख देता हूँ, k इंटू एम आर स्क्वायर, जिसमें ये जो k है ना, ये यही वाला नंबर है। डिस्क के केस में 0.5, न्यूमेरिक कांस्टेंट है सर। हाँ, रिंग के केस में 1, स्फीयर के केस में 0.4, हॉलो स्फीयर के केस में 2/3। ये बात समझ में आई आपको? यस सर। ठीक है ना? Yes, sir. सो दैट सेम रिजल्ट कैन बी यूज्ड फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स। ऐसा ना हो कि मैं डिस्क के लिए भी डिराइव करूं, रिंग के लिए भी डिराइव करूं, क्या मतलब है उसका? तो हम एक कॉमन डेरिवेशन कर लेते हैं, Yes, sir. ठीक है, और इनटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की जगह पर v अपॉन r। तो सर केवल v रख सकते हैं, v स्क्वायर वहाँ पे। सर r स्क्वायर तो कट ही जाएगा। अब आप एनर्जी को इक्वेट कर लो, क्योंकि ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, एनर्जी लॉस नहीं होती। कंपेयर करो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। दोनों एनर्जी Yes, आपस में कंपेयर करो और पता लगा के बताओ v कितना आएगा। मतलब कि mgh इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस ये टर्म, ध्यान देना। Sir, under root में 2gh by k plus 1. हाँ जी, बिल्कुल सही। ये फॉर्मेट याद करना आसान है, या चाहो मर्जी आपकी। देखो, दो तरीके के लोग होते हैं, स्टूडेंट्स दो तरीके से होते हैं। कुछ फॉर्मूला याद कर लेते हैं, कुछ कहते हैं यार कि फॉर्मूला याद करने से अच्छा है कि मैं न्यूमेरिकल जब आएगा तो एनर्जी कंजर्व करके डायरेक्ट डिराइव कर लूंगा, मैं क्यों इसको याद करूँ। चॉइसेस अपनी है, मतलब कुछ प्रोसेस को फॉलो करते हैं, यार कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आंसर तो आ ही जाएगा, तो मैं क्यों अननेसेसरली इस फॉर्मूले को याद रखूं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो भाई प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहते, तो उनके लिए एज अ गिफ्ट है, न्यू ईयर गिफ्ट, आपको फॉर्मूला बता दिया मैंने, √2gh/1 + k है। yes, sir.
और v आ गया तो ओमेगा भी आ जाएगा, Yes, sir. यस है सर, ना? उसको r से डिवाइड कर लेंगे। बिकॉज v इक्वल्स टू r ओमेगा, Yes, sir. v इक्वल टू r ओमेगा। तो एक बार आपने एनर्जी कंजर्वेशन यूज करके v निकाल लिया, और मैं एनर्जी मेथड के पीछे क्यों हूं मैं बता रहा हूं आपको। देखो मैं क्यों एनर्जी मेथड फॉलो करना चाह रहा हूं, बिकॉज एक तो ये स्केलर क्वांटिटी है, तो कोई डायरेक्शन का चक्कर नहीं, कोई वेक्टर का चक्कर नहीं, कोई कंपोनेंट्स का प्रॉब्लम नहीं, कोई रिजॉल्व करने का झंझट खत्म। Yes, sir. भाई फिजिक्स में, न्यूमेरिकल्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि डायरेक्शन गलत हो गई, कंपोनेंट्स गलत हो गए, तो उन सब से बच गए। Yes, sir. बच सकते हैं। हाँ, बट इस बात को ध्यान देना, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, स्टूडेंट्स की गलतियां होती हैं कि जब वो काइनेटिक एनर्जी लिख रहे होते हैं तो वो हाफ mv स्क्वायर के आगे सेकंड टर्म ऐड करना भूल जाते हैं। वो भूलने की प्रॉब्लम ये है कि वो क्लास 9th से ये पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, उनको 9th क्लास से ही बताया जा रहा है। अगर तब से ही दिमाग में ये बात डाल दी जाती कि हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी तो है, लेकिन सिर्फ स्लाइड करने की, अगर रोल करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा भी होगा, तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होती। एनीवे, आंसर ये आ गया बच्चा। Yes, sir. यस है? सर। ओके, ओमेगा अपने आप आ जाएगा v इक्वल टू r ओमेगा से। Yes, sir. अब आप मुझे बताओ, अब अगर मैं इनके बीच कंपैरिजन करूं, मतलब इनके बीच एक रेस लगाऊं, रेस कि डिस्क, रिंग, सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर चारों को एक साथ यहां से स्टार्ट करूं, रेस लगाऊं, इसे रेस होती है। तो h डिस्टेंस के बाद सबसे ज्यादा स्पीड पे कौन होगा? सीयर। सर जिसका So, के कम, follows सर जिसका के सबसे कम होगा। तो आप बताओ, ऊपर लिखा तो है सर, आप के देख लो। सॉलिड स्फीयर का सबसे कम। 0.5, स्फीयर का यहाँ 1 है, यहाँ 0.4 है, ये 0.67 है, 2/3 is 0.67। सॉलिड जिसका स्फीयर के का आप कह रहे हो जिसका के सबसे कम होगा उसके पास सबसे ज्यादा स्पीड आएगी। यस तो सर। इन चारों में अगर रेस लगे, इन चारों में रेस हो, तो सबसे फास्ट कौन चल रहा होगा यहाँ पर, किसकी स्पीड सबसे ज्यादा हो जाएगी? सॉलिड स्फीयर की। स्फीयर की। solid sphere की, क्यों? क्योंकि उसका केस सबसे कम है। के सबसे कम है, 0.4 है। उसके अलावा सबका के उससे ज्यादा है, ये 0.5 है, ये 1 है, ये 0.67 है। तो जिसका के लो होगा उसके लिए स्पीड ज्यादा होगी, राइट? इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं। अब आते हैं दूसरे पार्ट्स पे। ये तो हो गया स्पीड निकालना, मतलब सिंपली याद रखना प्रोसेस इज एनर्जी कंजर्वेशन। अगर आप रिजल्ट चाहते हो तो ये याद रखना। बट मेरा रिकमेंडेशन आपके साथ ये होगा कि रिजल्ट याद करने की बजाय आप ये प्रोसेस याद करें। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ जाए? यस सर। ठीक है ना, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेलरेशन फाइंड करना है मेरे को। मान लो एक्सेलरेशन निकालना है कि कितनी एक्सेलरेशन आई होगी यहाँ पर, यहां से यहां तक क्या एक्सेलरेशन आई होगी, ये भी एक क्वेश्चन है। तो मैं देखो, एक तो ट्रेडिशनल तरीका बता ही रहा हूं आपको, ट्रेडिशनल मेथड क्या है वो बता दे रहा हूँ, और बाकी अगर आप थोड़ा सा स्मार्टनेस के साथ चलना चाहते हो तो आसान तरीका भी है। ट्रेडिशनल मतलब जो किताबों में मिलेगा तुम्हें, वो क्या मिलता है, वो ये कहते हैं कि जब ये बॉडी नीचे जाएगी तो इस पर एक फोर्स mg sin थीटा होगा, एक फोर्स का कंपोनेंट mg cos थीटा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगी, और एक ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स आएगा, स्मॉल एफ फ्रिक्शन के लिए। हम जब ये वाली इक्वेशन लगाएंगे ना यार, सिग्मा एफ बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये तो ऑब्वियस है कि नॉर्मल और mg cos थीटा बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई मूवमेंट हो नहीं रही। Yes, sir. इस लाइन पे तो मूवमेंट नहीं हो रही ना, मोशन तो इस डायरेक्शन में हो रहा है। Yes, sir.
तो mg sin थीटा और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट बनेगा, मतलब कि mg into sin थीटा माइनस अ फ्रिक्शन शुड बी मास into एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन सेंटर का। समझ आ रहा है यहाँ तक? Yes, sir. आया? ठीक है। और अब ये वाली इक्वेशन लगाओ, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा वाली। इसके बारे में प्रीवियस क्लास में भी कहा था मैंने कि अगर बॉडी फिक्स एक्सिस पर रोटेट करे, फिक्स एक्सिस पर, तो आप टॉर्क हमेशा फिक्स एक्सिस के अबाउट लेना। बट वही जितने भी समझ सकते होगी। जितने भी कंबाइंड मोशंस आएंगे, कंबाइंड मोशंस का मतलब जितने भी रोलिंग होगी, उनमें हमने आपसे बहुत बार कहा हुआ है कि कंबाइंड मोशन के किसी भी न्यूमेरिकल में टॉर्क कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको एकदम याद कर लीजिए। रोलिंग कर रहे हो ना आप, यानी कोई भी कंबाइंड मोशन जिसमें रोटेशन भी है, ट्रांसलेशन भी है, तो टॉर्क का कैलकुलेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। अब मुझे बताओ, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क कौन सा फोर्स प्रोड्यूस करेगा, ये जानते हुए कि टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा फोर्स है जो सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे है, क्योंकि कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जो सेंटर से ही क्रॉस कर रहे हैं। सर फ्रिक्शन। सर फ्रिक्शन। Friction और mg sin थीटा। बस फ्रिक्शन, और कोई नहीं है। mg sin थीटा सेंटर से जा रहा है, तो इसका सेंटर से कोई डिस्टेंस नहीं बनेगा। अच्छा सर, ओके। नॉर्मल भी सेंटर से पास हो रहा है, mg cos थीटा भी सेंटर से पास हो रहा है, तो जितनी फोर्सेस सेंटर से क्रॉस कर जाएंगी उनका टॉर्क तो जीरो हो गया। Yes, sir. तो टॉर्क बचा फिर किसका, कौन सी फोर्स का? सर रेडियस नहीं मिलेगा ना, रेडियस जीरो हो जाएगा। हाँ, फ्रिक्शन में तो फ्रिक्शन रेडियस का है, इसका मतलब खाली फ्रिक्शन से ही तो टॉर्क आएगा। यस सर। तो टॉर्क जो कि डिफाइंड है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स हो गया फ्रिक्शन, और सेंटर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब रेडियस, R. इक्वल टू आई अल्फा। Yes, sir. और आई को मैं जानबूझ करके k इंटू एम आर स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। एक बार फिर आप मेरा पर्पस समझ गए मैंने ऐसा क्यों लिखा है, मतलब k के फॉर्म में जनरलाइज तो करिए। सर जिससे हमारा Generalize ऑब्जेक्ट में काम करने के करे। लिए। जनरलाइज करने के लिए, और इनटू अल्फा तीसरी इक्वेशन। और क्योंकि ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, तो एक और कंडीशन तो होगी ना यार। अल्फा इज इक्वल टू a by r। हाँ, अगर ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग यानी कि प्योर रोलिंग जिसको कहते हो, तो वहां पर ये भी तो होता है vc इक्वल टू आर ओमेगा। तो इसको डिफरेंशिएट करें, इसको डिफरेंशिएट करके क्या Equal to ये नहीं R कह alpha. सकते AC बराबर आर अल्फा? Yes, sir. चौथी इक्वेशन। बोलो बच्चा लोग। Yes, sir, कह सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, तो अब ध्यान से सुनना मैं क्या करने जा रहा हूँ। थर्ड वाली इक्वेशन से एक r कैंसिल हो जाएगा थर्ड इक्वेशन से, और उसके बाद आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड करो। इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 करो, तो ये माइनस f और ये प्लस f कैंसिल आउट, बचा सिर्फ mg sin थीटा। और राइट साइड पर क्या बचा, m इंटू AC प्लस k m, और जो r अल्फा बचेगा यहाँ पर उसको भी तो AC लिख सकते हैं। यहाँ पर जो r अल्फा Yes, बचेगा yes, sir. यस तो सर। यहाँ पर AC लिख सकते हैं। अब आप AC कॉमन ले लो, g sin थीटा अपॉन k प्लस 1। और AC की वैल्यू आ जाएगी g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस k। k। इससे मालूम चल जाएगा कि सेंटर का क्या एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर विल बी g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस k। ठीक, Yes, sir, समझ गए। तो अब बताओ, अगर हम डिस्क यूज करेंगे तो क्या आंसर आएगा। सपोज यहाँ पर डिस्क होता तो वो कितनी एक्सेलरेशन से नीचे आता, मतलब एक बार फिर से इन केस ऑफ डिस्क आप k की जगह पुट करके देखो,
So 2g sin theta by सर 3. जी साइन सर थीटा 2g sin theta by 3. 1.2 रिंग लेंगे तो अगर यहाँ रिंग स्टार्ट करें So g sin सर theta by जी 2. साइन थीटा बाय 2 सर g sin theta by 2. समझ गए स्फीयर होगा तो k की जगह पर 0.4 रख लो g sin So theta 4g sin 1. theta by 7. सर 7.0 g sin theta by 7. ठीक है तो इसका मतलब एक बात क्लियर नहीं है यार कि किसी का भी आंसर g sin थीटा से ज्यादा तो नहीं आएगा ना No sir. हाँ सर. जो भी आंसर्स आएंगे वो g sin थीटा से तो कम ही होंगे Yes sir. क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 प्लस समथिंग है समझ आ रहा है बात आपको Yes sir, समझ गए. यस सर इसका मतलब अगर यहाँ फ्रिक्शन ना होता तो कितनी एक्सेलरेशन आती सपोज करो अगर फ्रिक्शन होता ही नहीं So g sin theta. सेकंड इक्वेशन पे आओ अगर फ्रिक्शन होता ही नहीं तो So g sin theta आ जाती. हाँ लेकिन अब उससे कम आ रहा Yes sir. तो नेचुरल सी बात नहीं है यार कि फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर आप जितना एक्सेलरेट कर सकते हो उससे तो कम ही एक्सेलरेट करेंगे ना यहाँ पर Yes sir. यस सर हाँ Yes sir. ठीक है बच्चा Yes sir, समझ गए. जी हाँ अब जरा आंसर्स को ना बहुत क्लियरली एनालाइज करिएगा ये टॉपिक को बड़ा ध्यान से समझना नंबर वन इमेजिन करो कि सरफेस पे फ्रिक्शन होता ही नहीं इमेजिन करिए देयर इज नो फ्रिक्शन ऑन द सरफेस परफेक्टली स्मूथ है वैक्स लगा करके बिल्कुल चिकना कर दिया इसको सेकंड इक्वेशन से क्या आंसर बनता है वैल्यू ऑफ एसी कितनी आती g sin theta. जी G sin sin theta. theta. और थर्ड इक्वेशन से जरा अल्फा बताओ कितना आता है अल्फा अगर एफ की वैल्यू 0 हो 0. 0 और अल्फा के 0 होने का फिजिकल मतलब So एकदम Omega translate 0. करते जाएगा. होगी. सर रोटेशन रुक जाएगी. रोटेशन नहीं 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 होगा. सर. नहीं रुक रोटेशन क्या होगा जाएगी लेकिन constant. रुकेगी क्या रोटेशन तो थी ही नहीं ना पहले ही 0 थी रुकेगी तो वो चीज जो पहले से हो हाँ सर. मतलब रोटेशन स्टार्ट ही नहीं होगा समझ So बात सीधे स्लाइड होते हुए चला जाएगा बिल्कुल. ये सब वही करा ट्रांस आएगा डायरेक्ट इसका मतलब ये बॉडी बिल्कुल फिसल करके नीचे आएगी Yes sir. और तब कितनी एक्सेलरेशन होगी g sin theta की. जी sin theta. हाँ तो क्या तब ये चीज मैटर करती है कि बॉडी डिस्क है रिंग है स्फीयर है या हॉलो स्फीयर है नो सर No sir. क्योंकि कंसेप्ट ऑफ के तो थर्ड इक्वेशन में आया और जब फ्रिक्शन ही 0 हो गया तो क्या फर्क पड़ता है कि के की वैल्यू 0.4 है कि 0.5 है कि 1 है कि 2/3 है क्या फर्क पड़ता है जब एफ Yes, 0 है अल्फा तो 0 आना ही है ठीक है बच्चा Yes sir. Yes sir. means on a perfect frictionless inclined surface on a perfect frictionless inclined surface each of these objects will have acceleration equal to g multiplied by sin theta because f is 0 ठीक है बच्चा Yes sir. लिख लिया इसको आपने मतलब कि Yes sir. ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ज्योमेट्रिकली वो कैसा है शेप और साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि छोटा ऑब्जेक्ट है कि बड़ा ऑब्जेक्ट है क्योंकि जो आंसर बनेगा वो सिर्फ जी साइन थीटा बनेगा ना उसमें मास का इन्वॉल्वमेंट है ना रेडियस का इन्वॉल्वमेंट है ना टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है कि डिस्क है कि स्फीयर है ना ज्योमेट्री इन्वॉल्व है ना ऑब्जेक्ट का साइज इन्वॉल्व हो रहा है ना ऑब्जेक्ट की शेप इन्वॉल्व हो रही है कुछ भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा आंसर फिक्स हो गया कि एक्सेलरेशन की वैल्यू g इंटू साइन थीटा होगी और किस टाइप का मोशन होगा वहां पर सर ट्रांसलेशन करते रहेगा बिल्कुल रोटेट करेगा. ओनली ट्रांसलेशन
रोटेट तो कर ही नहीं पाएगा ना, अल्फा ही नहीं आया, कोई एंगुलर एक्सेलरेशन आई नहीं। Yes, sir. ठीक है, लिख लिया आपने इस पॉइंट को। ऑन Yes, sir. ए परफेक्ट frictionless inclined surface, all objects will accelerate with g sin theta. सर अगर अल्फा 0 तो ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब कांस्टेंट ओमेगा से वो हो रहा हो? स्टार्टिंग में ओमेगा 0 ना बच्चा, ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे छोड़ा हाँ हमने। सर, यस सर, समझ गया। हाँ, अगर पहले से कुछ ओमेगा होगा तो वो ओमेगा मेंटेन रहेगा। यस सर, समझ गया सर, समझ गया। हाँ, अब दूसरी कंडीशन पे आओ। अगर फ्रिक्शन है, सेकंड पॉइंट पे आ गया मैं, फ्रिक्शन है और बॉडी प्योर रोलिंग पे है, दो बातें, देयर इज फ्रिक्शन, नंबर 1, नंबर 2, इट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। देन आप साथ में लिखते रहना। नाउ द सेकंड केस, देयर इज फ्रिक्शन फोर्स एंड rolling is without slipping. Under these two conditions, acceleration less than g sin theta. पहला पॉइंट। ठीक है बच्चा, नोट्स बनाते रहिएगा, लिख रहे हैं आप लोग? यस सर, लिख लिया। दूसरा, now the acceleration will depend upon the value of k, means it will depend upon type of object. Different type of objects will have different accelerations. डिस्क की एक्सेलरेशन, स्फीयर की एक्सेलरेशन, रिंग की एक्सेलरेशन, सिलेंडर की एक्सेलरेशन सब अलग आएंगी। Yes, sir. इनफैक्ट इन चारों में से सबसे ज्यादा कौन एक्सेलरेट करेगा? सर स्फीयर। Sir, sphere. बिकॉज जिसका के सबसे कम होगा, Yes, sir. उसका ही सबसे ज्यादा होगा। तो सब देख लो आप, इन चारों ऑब्जेक्ट में सबसे कम वैल्यू के की किसकी है? स्फीयर की। 0.5, 1, 0.4, 2/3, 0.4 सबसे मिनिमम। स्फीयर सबसे तेज एक्सेलरेट करेगा। ठीक है बच्चे? यस सर, समझ गया। नाउ एक और पॉइंट सुनो। अगर मैं यहां पर एक छोटा डिस्क और एक बड़ा डिस्क लाऊं, मतलब साइज बदलूं, साइज, टाइप नहीं, छोटे और बड़े को कंपेयर कर रहे हो, डिस्क ऑफ स्मॉलर रेडियस एंड द डिस्क ऑफ लार्जर रेडियस, क्या उनके एक्सेलरेशंस में फर्क आएगा? नो सर। दो sir. क्यों नहीं आएगा? सर क्योंकि मास आप डिपेंडेंट depend है, ही नहीं एक्सेलरेशन। करते। रेडियस डिपेंडेंट नहीं है सर। आंसर में मास और रेडियस तो आ नहीं रहा, नो सर। यस सर। आंसर में के आ रहा है ना। तो डिस्क छोटी हो चाहे बड़ी हो, यहाँ तो 0.5 का ही फैक्टर बनेगा यस सर। भाई। छोटे डिस्क का मास और रेडियस छोटा होगा, बड़े डिस्क का मास और रेडियस ज्यादा होगा, इतना ही फर्क आएगा। बट एम और आर मेरे आंसर में है ही नहीं कहीं पर, फाइनल आंसर में। यानी कि फॉर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक टाइप का मतलब आप स्फीयर ले लो, अब उसमें छोटे और बड़े से फर्क नहीं पड़ता हमें। छोटा स्फीयर भी उतना ही एक्सेलरेट करेगा जितना बड़ा स्फीयर करेगा। Means for one specific type of object, size of object does not matter. हाँ, आप टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट बदल दो, स्फीयर और डिस्क, तो उनके एक्सेलरेशन अलग आएंगे, अभी वो टाइप में अलग है, देखने में अलग है, ज्योमेट्रिकली अलग है, स्फीयर की ज्योमेट्री अलग है, डिस्क की ज्योमेट्री अलग है, तो उससे एक्सेलरेशन डिफर कर जाएगा। बट सेम ज्योमेट्री का छोटा ऑब्जेक्ट, सेम ज्योमेट्री का बड़ा ऑब्जेक्ट,
उनके एक्सेलरेशन सेम आएंगे, राइट? यस सर। ठीक है बच्चा, हाँ, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं इन पे। ओके जी, देन अगला पॉइंट, एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया हमने, तो वी और ओमेगा एनर्जी कंजर्वेशन से आ गई, वी ओमेगा बाय द एनर्जी कंजर्वेशन, एक्सेलरेशन भी आ गया मेरा। ये दो इक्वेशंस लगा करके मैं फिर आपको रिकमेंड करूंगा, ये रिजल्ट याद करने की बजाय आप प्रोसेस को समझ लो। अब टाइम कैसे निकालेंगे, कितना टाइम लगा नीचे आने में, टाइम ऑफ जर्नी कितनी हुई? तो भाई जब एक्सेलरेशन फाइंड हो गया तो क्या काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस लगा करके हम टाइम नहीं निकाल सकते? यस सर। यस बाय द सर। फॉर्मूला x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का यूज करके। बोले यस सर। हाँ, लेकिन ध्यान दीजिए काइनेमेटिक्स ना पार्टिकल्स के लिए होता है, बॉडी के लिए नहीं होता। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये इक्वेशन इस बॉडी के कौन से पार्टिकल के लिए लगा रहे हो। सेंटर ऑफ मास। सेंटर हाँ, ऑफ मास। और ये इक्वेशन वन डायमेंशन मोशन में लगती है, स्ट्रेट लाइन मोशन में। तो इस बॉडी का कौन सा पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है? सेंटर। सेंटर ऑफ मास। तो डिस्प्लेसमेंट सेंटर का, इनिशियल वेलोसिटी सेंटर का और एक्सेलरेशन सेंटर का। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, एक्सेलरेशन निकाल चुके, g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k करके इंटू टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट बताओ जरा सेंटर का। तो सेंटर का वर्टिकल, h by sin theta। हाँ, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h हुआ है, आपको ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ये डिस्टेंस कितना है। तो इसके लिए थोड़ा सा ट्रायंगल बनाओ, एक ट्रायंगल बनेगा यहाँ पर, उस ट्रायंगल में ये वर्टिकल डिस्टेंस h है, तो ये आप हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे। ये थोड़ा सा ट्राई करना मैथ्स के हिसाब से कितना बनेगा, और ये बनेगा h डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। ये सही बोल रहे थे आंसर। अब ये कैसे बनेगा ये आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। ये हाइपोटेन्यूस वाला पोर्शन h बाई साइन थीटा बनेगा, ये निकाल लेंगे इससे टाइम। अब यस सर। ठीक है जी, टाइम कैलकुलेट। पढ़े आगे बच्चे? तो यस सर। ठीक है, चलिए जी, अब सुनो। अभी आपने एक स्टेटमेंट बोला था, ध्यान देना इस स्टेटमेंट को। जितनी वैल्यू k की ज्यादा होगी, k की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू उतनी ही कम आएगी। और Yes, k की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। यस। तो मोटा मोटा ये कह सकते हैं क्या कि जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना कम एक्सेलरेशन, टाइम। उतना Yes. कम एक्सेलरेशन, यस सर। यस सर। राइट। तो अगर ये बात क्लियर है, ये बात सही है, तो इन चारों के बीच एक रेस करवाओ, इन चारों को ना एक रेस में पार्टिसिपेट करवाते हैं। थीटा एंगल का इंक्लाइंड प्लेन ले, रिंग को भी स्टार्ट करवाओ, डिस्क को और स्फीयर को। रिंग, डिस्क और स्फीयर, इन तीनों के बीच में एक रेस हो गई। बताओ कि विनर कौन होगा यार इसमें, मतलब रेस कौन जल्दी कंप्लीट कर लेगा। so sphere. Sphere। स्फीयर। रेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, एक जगह से भागना चल, जैसे हाँ ओलंपिक्स में होता है एथलीट्स वगैरह का, तो ये भी एथलीट्स मान लो तीनों दौड़ रहे हैं, रोल करके फर्स्ट कौन पहले, स्फीयर होगा, सेकंड डिस्क, थर्ड सबसे पहले नीचे कौन आएगा? स्फीयर। स्फीयर। क्योंकि अभी हम लोगों ने कहा कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, जिस भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है उसका एक्सेलरेशन कम है, और जिसका एक्सेलरेशन कम होगा
और नेचुरल सी बात है कि उसको ट्रैवल करने का जो टाइम होगा वो ज्यादा लगेगा, क्योंकि रेस में ट्रैवलिंग तो सबको बराबर करनी है ना यार, तभी वो फेयर मानी जाएगी। यस तो सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सबसे ज्यादा किसका है? इन रिंग चार का। रिंग का। रिंग रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा, तो रिंग सबसे धीरे धीरे एक्सेलरेट करेगा, यानी वो सबसे ज्यादा टाइम लेगा नीचे आने में। तो सबसे पहले कौन पहुंचे? अभी किसी ने आंसर बताया था, फिर से एक बार रिपीट करना। सबसे पहले कौन सर नीचे आएगा? सबसे पहले स्फीयर आएगा, फिर डिस्क, फिर रिंग। सबसे लेट आएगा एक मिनट। रिंग। तो जब स्फीयर नीचे आ गया होगा तो इसके पीछे कौन होगा? सर डिस्क। और उससे पीछे कौन होगा? रिंग। रिंग। भाई रेस होगी तो कोई तो आगे निकल जाएगा ना फिर। तो स्फीयर रेस में विनर है और रिंग लास्ट में आएगा। समझ पाए इस Yes. बात? यस सर। और इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा स्पीड के साथ नीचे आएगा? अगर ये सब यहाँ रेस्ट से स्टार्ट हुए, सर स्फीयर, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा। स्फीयर ही आएगा सर। देखो सारे आंसर मिल गए ना। जो एक्सेलरेट ज्यादा करेगा वो स्पीड में भी ज्यादा होगा, नेचुरल सी बात है। यस सर, यस अब ये सब याद हो जाएगा आपको? नहीं, यस सर, हो जाएगा। सिर्फ इनर्शिया ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम, सब याद हो जाएगा आपको। और इस टाइप के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे उनका आंसर मिल जाएगा। यस सर। लेकिन ये तब है जब ये रोलिंग हो रही हो, रोलिंग। अगर यही रेस फ्रिक्शनलेस सरफेस पे कराई जाए तो सब यही सब रेस बराबर होंगे सर। सब फ्रिक्शनलेस बराबर सरफेस पे है कराओ तो रोलिंग होगी ही नहीं। सर। ट्रांसलेशन होगा वो केवल जी sin थीटा से ही आएगा, तो बराबर आएंगे। हाँ, तब तीनों में तीनों साथ साथ नीचे आएंगे। यस सर। ना इसके बाद एक पॉइंट और है लास्ट में, ये फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, क्योंकि ये है तो स्टैटिक। आखिरी पॉइंट, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि ये फ्रिक्शन एक्चुअल में 0 से तो ज्यादा है और म्यू एस एन से कम है, बट व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन? सर k mg sin theta upon k plus 1। क्योंकि हमको ये तो पता रेंज इतनी है, लेकिन एक्चुअल में कितनी? तो इसके लिए अभी हम लोगों ने एक इक्वेशन लिखी थी, और वो इक्वेशन थी कि mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन वाज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और हम लोगों ने एक्सेलरेशन को सॉल्व भी किया था, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने, जिसका आंसर आया था g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस k। अब इसको सिंप्लीफाई करके फ्रिक्शन भी आ जाएगा, और मेरे ख्याल से आप सही आंसर बता रहे हो। इसका आंसर आ जाएगा mg sin थीटा और इन ब्रैकेट में k डिवाइडेड बाय 1 प्लस k। ये तो शायद आंसर देख चेक कर लो आप। सर एक और भी तो क्वेश्चन थी, वो f is equals to k m। हाँ, वो एक्चुअली अभी एरे कहीं से भी आ जाएगा, कहीं से भी आ जाएगा, बट क्रॉस चेक करो कि यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ सर यही आ रहा है। आ रहा है बच्चे लोग यही? यस सर, यही आ रहा है। ठीक है। अब बताओ, डिस्क पे रिंग पे सब निकाल लोगे? बस के रखना है आपको। अगर डिस्क होगा तो कितना फ्रिक्शन लगेगा? एक दो सैंपल के लिए बताओ। अगर डिस्क है तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या बनेगी? के की वैल्यू पुट करो, k इक्वल्स टू 0.5, 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5। तो सर 1/3 mg sin थीटा। 1/3 mg sin थीटा। स्फीयर है मान लो,
मैं जो 2-3 एग्जांपल करके दिखाऊं, क्योंकि मैं जनरलाइजेशन कर रहा था ना फ्रिक्शन की वैल्यू, तो हम k की वैल्यू 0.4 रख देंगे। 0.4 डिवाइडेड बाय 1.4 2 mg sin theta by 7 2/7 mg sin थीटा। ऐसे करके मतलब जिसका भी निकालना होगा आंसर आ जाएगा। राइट? यस सर। ठीक है। और एक पॉइंट और, इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू। सर tan थीटा। हाँ जी बच्चा, क्योंकि जो भी आप फ्रिक्शन बता रहे हो ना, अगर फ्रिक्शन इतना है तो ये इसको भी तो सेटिस्फाई कर रहा होगा। मतलब ये जो वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन आप निकाल रहे हो, ये म्यू एस एन से तो छोटा होना चाहिए। यस सर। So this mg sin theta into k divided by 1 plus k, which is the value of friction force, must be, this value must be less than or एंगल ऑफ equal to। रिपोर्स वाले से भी तो कर सकते हैं। नहीं बच्चा, उससे इसमें नहीं होगा, ये तो गलतियां हो रही हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम यही हो रही है। इस टॉपिक को 2-3 बार रिवाइज करना, मैं फिर बोल रहा हूँ। Since friction is less than or equals to mu s into n, and this is the value of friction force, mg sin theta into k upon k plus 1, और ये लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस और नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा। तो यहां से आपको एक बात समझ में आएगी, म्यू एस शुड बी मोर देन इक्वल टू k plus 1 डिवाइडेड बाई k इंटू tan ऑफ थीटा। ये बात करके देखो पहले, आप इसके देखो फिर बताते हैं क्या मतलब है इसका। यस सर। ये सही है। यानी ये कंडीशन है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस वैल्यू से ज्यादा नहीं हुआ, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जो कुछ भी यहां पर आंसर बनेगा अगर इससे ज्यादा नहीं है, तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग पॉसिबल भी नहीं है फिर। यानी अदरवाइज आप ये कह सकते हो कि बिना स्लिप के और बिना स्किड के, विदाउट स्लिपिंग और विदाउट स्किडिंग, अगर आपको नीचे रोल करना है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए। इससे कम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर बॉडी स्किड करके नीचे आएगी। To move or to roll without slipping, without skidding, mu s must have a minimum value, और वो मिनिमम वैल्यू नेचुरल सी बात है सबके लिए अलग होगी, क्योंकि सबके लिए k अलग है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप इस टॉपिक को कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए भी और हर तरीके के एग्जाम्स में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डिस्क की बात करूं, कितना आंसर आएगा यहाँ पर बताओ? 3 tan थीटा। k की वैल्यू 0.5 रख लीजिए, 3 tan थीटा आएगा। यस सर। अब इसका फिजिकल मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पर मान लो यहाँ पर कोई थीटा की वैल्यू पुट कर दूं, यस सर। थीटा की कोई भी वैल्यू ले लूं मैं यहाँ पर, ये मेरे ख्याल से उल्टा लिख दिया मैंने कुछ, यूएस वो शायद उल्टा लिख दिया यहाँ पर। एक मिनट रुको यार, सर k by k plus 1 होगा। k by k plus 1 होगा, हाँ राइट। तो अब कितना आएगा ये? tan theta by 3। हाँ, तो अब मान लो अगर मैं 45 डिग्री का इंक्लाइन प्लेन लेता हूँ, सपोज करो, और मैं यहाँ पर एक डिस्क को रख दूं, और मैं आपसे पूछूं कि ये नीचे कैसे जाएगा, फिसल करके, ये फिसल करके नीचे जाएगा या रोल करके नीचे जाएगा?
और रोल करके जाएगा तो क्या प्योर रोलिंग करेगा या रोल करते वक्त स्किड करेगा? इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। तो ये नीचे कैसे जाएगा ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर म्यूएस कितना है। यस सर। अगर अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू, आप के की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, डिस्क के केस में के की वैल्यू 0.5 और थीटा Yes. मैंने 45 में देखा है, कितना बनेगा ये पूरा? So 1/3. 1/3। तो अगर 1/3 से ज्यादा है, मान लो हम कह रहे हैं म्यूएस की वैल्यू 0.5 है, सपोज दैट, तो क्या ये वैल्यू यहाँ से जो वैल्यू बनेगी उससे ज्यादा नहीं है? यस सर। तो सर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होगा। तो हाँ, इसका मतलब ये डिस्क नीचे कैसे जाएगा? स्किड करके, स्लिप करके या प्योर रोल करके? प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग। इसका मतलब सिर्फ ये है कि दिस डिस्क विल गो डाउन एंड इट विल हैव प्योर रोलिंग, बिना फिसले हुए नीचे जाएगा ये, एनर्जी कंजर्व करते हुए। लेकिन इसका प्रॉब्लम यहीं पर, अगर आपसे कोई कह दे कि ये जो डिस्क है ये नीचे भेजा हमने और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू है म्यूएस की वैल्यू वो 0.25 है, अब बताओ यहाँ पे वैल्यू बनेगी, यहाँ से आपकी वैल्यू बन रही है 1/3, तो ये 1/3 से ज्यादा है या कम है? सर कम है। सर कम है। कम है, तो क्या होगा? सर स्लिपिंग स्किडिंग होगी। सर हो जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन लगेगा नहीं फिर। स्किड होगा, स्लिप नहीं, स्किड। अगर फ्रिक्शन कम लगेगा तो तेजी से नहीं, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर आप ज्यादा फिसलते नहीं हो, स्लाइड ज्यादा करोगे ना यार। यस सर। इंक्लाइंड सरफेस में अगर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या बहुत तेजी से फिसल करके नीचे नहीं आ जाएंगे? यस सर। भाई हाँ, वाटर पार्क्स में आप जब जाते हो तो कितनी हाइट से नीचे आते हो, और उसमें एक तो प्लास्टिक का वो पाथ होता है और उस पर पानी पड़ जाता है, फ्रिक्शन ऑलमोस्ट जीरो। Yes, sir. कितनी तेज फिसल करके नीचे आते हैं देखो। यस सर। तो मतलब तेजी से फिसलेंगे, रोटेट कम करोगे आप, रोटेट तो करोगे बिकॉज थोड़ा बहुत तो करोगे, लेकिन क्या होगा, बहुत तेजी से नीचे आएंगे, स्लिप बहुत फास्ट करेंगे और रोटेट कम कर पाएंगे। तो गाड़ी के टायर से एग्जांपल लो ना यार, अगर रोटेट कम कर पाते हो और ट्रांसलेट ज्यादा कर जाओ तो क्या बोलते स्किड हो? हो गया सर। यस सर। स्किड हो गई। सर मतलब अगर पहले से ओमेगा मतलब टायर का जैसे 0 होगा तो फिर हम्म। तो रोटेशन नहीं होगा फ्रिक्शन वाले में। होगा, थोड़ा बहुत तो फ्रिक्शन है ना यहाँ पर, टॉर्क तो आ ही सर जाएगा। लेकिन पहले तो निकाला था कि अल्फा 0 आ गया था तो टॉर्क कैसे तो आएगा? तब आएगा ना जब फ्रिक्शन बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। हाँ सर यहाँ वो तो फ्रिक्शन लेस के लिए था, यहाँ पे थोड़ा फ्रिक्शन लेस था, यहाँ पर फ्रिक्शन है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। अच्छा। ये मैं क्या समझा रहा हूँ कि प्योर रोलिंग करने के लिए फ्रिक्शन की एक सफिशिएंट वैल्यू चाहिए, और वो सफिशिएंट वैल्यू यहां से मिलती है आपको। इससे ज्यादा होना चाहिए फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, तभी प्योर रोलिंग पॉसिबल है। अगर बिल्कुल ही फ्रिक्शन नहीं है तो खैर सिर्फ ट्रांसलेशन होगा, तब तो रोटेशन होना ही नहीं है उसमें। लेकिन अगर फ्रिक्शन है लेकिन थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है, तो बॉडी रोल तो करेगी लेकिन विदाउट स्लिपिंग नहीं, रोल विथ स्किड होगी। इनमें डिफरेंस नहीं समझ में आता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है? हाँ सर समझ गए। समझ गए सर। भाई सर हाँ, स्लिपिंग कब होगी? स्लिपिंग इंक्लाइन प्लेन पे नहीं आती, इनमें स्किडिंग ही आती है। यस सर भाई। टायर फिसलेगा ही हमेशा, स्लिप कभी नहीं करेगा इंक्लाइन प्लेन पे। यस सर भाई। भाई सिंपल सोचो
के देखो, पहाड़ से आप साइकिल लेके जाओ और पहाड़ से नीचे उतरो तो साइकिल फिसल सकती है, मतलब स्किड कर जाएगा टायर आपका, स्लिप कभी नहीं करेगा। पहाड़ से नीचे आते वक्त क्या ऐसा हो सकता है कि टायर घूमे ज्यादा और आगे कम बढ़े? नहीं, स्किड होगा लेकिन स्लिपिंग नहीं होगी। तो वही बोल रहा हूँ ना, स्किडिंग का केस आ सकता है, लेकिन स्किडिंग भी तब नहीं होगी अगर फ्रिक्शन का कोफिशिएंट इस वैल्यू से ज्यादा हुआ तो। अगर इस वैल्यू से ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तब स्किडिंग भी नहीं होगी, तब आप प्योर रोलिंग करते हुए नीचे आओगे। ये बात समझ में? यस सर। यस सर। मतलब हिल्स वाले एरिया में, जो हिल वाले होते हैं जहाँ पर, वहां पर अगर बारिश हो जाती है तो समझ बिल्कुल गए। फ्रिक्शन खत्म हो जाता है। सो स्किडिंग करते हुए आती है, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब तो स्लिपिंग हो बहुत जाएगी। स्पीड स्लो नहीं रखते हैं यहाँ पे, हिल्स वाले एरिया में गाड़ी की स्पीड बहुत धीमे रखनी पड़ती है। यस सर। हाँ, सर डाउन स्लोप की वजह से और कर्वी रोड्स की वजह से भी की। वो तो है ही, बट डाउन होना ज्यादा रीजन है बिकॉज फ्रिक्शन। यस सर। मतलब इस बात को समझो आप, एक इंक्लाइंड प्लेन पर बॉडी रोल करके बिना फिसले हुए, बिना रगड़ खाए हुए तभी नीचे आ सकती है जब यहाँ पर एक अच्छा खासा रफनेस हो। बिल्कुल स्मूथ कर देंगे तो फिसल जाएगी बॉडी नीचे, स्किड कर जाएगी वो। और जीरो फ्रिक्शन कर दो आप, जीरो फ्रिक्शन, तब तो वो रोल भी नहीं करेगा, तब वो सिर्फ क्या करेगा? सर सिर्फ स्लिप करेगा और ट्रांसलेट करके नीचे आएगा। सिर्फ ट्रांसलेट करके नीचे आएगा। एक्सेलरेशन की Yes. वैल्यू जी sin थीटा होगी उसकी, अल्फा 0। यस सर। अल्फा 0 होगा। इनमें रोटेशन भी है, ट्रांसलेशन भी है, लेकिन इनमें v इक्वल टू आर ओमेगा नहीं होगा, इनमें v इक्वल टू आर ओमेगा नहीं होगा, यहाँ पे होगा। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू रिक्वायर्ड फॉर प्योर रोलिंग, तो ये रिजल्ट। लाइक अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्योर रोलिंग when the object is sphere, when the object is sphere, what is the minimum value of coefficient of friction needed Two for theta। pure rolling? आप k की वैल्यू पुट कर लो यहाँ पर। सर थीटा भी तो दिया होगा ना उसको। हाँ, फिलहाल तो आप थीटा के फॉर्म में आंसर बताओ कितना आ जाएगा। 1/3 tan थीटा। अबे स्फीयर 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 k की वैल्यू 0.4 है, अच्छा 0.4 डिवाइडेड बाय 0.4 प्लस 1, 2/7 tan थीटा। 2/7। तो मतलब अगर 45 डिग्री का इंक्लाइंड है तो कम से कम कितना म्यू होना चाहिए स्फीयर के लिए? 2/7। उससे कम अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, उससे कम अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट है स्किड तो वो करेगा। नीचे जाएगा, लेकिन v is greater than r omega। हाँ स्किड करके नीचे जाएगा, राइट। मतलब ट्रांसलेट ज्यादा करेगा, रोटेट कम करेगा। ठीक है बच्चा लोग, यस सर। आप ना इस पूरे टॉपिक को जरा रिवाइज करो आप, क्योंकि ये ना अपने आप में एक डिफिकल्ट कंसेप्ट है, और पूरा रिवीजन करोगे आप रोलिंग ऑन इंक्लाइंड को। ये सीरीज अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो इसका सेकंड पार्ट है, मतलब सीक्वल है पूरी। ये हम डाउन द प्लेन जा रहे हैं, फिर अप द प्लेन के एग्जांपल्स लेंगे, एंड देन रोलिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये तो इंक्लाइंड सरफेस से भी डिस्कस किया आपको, देन वो भी नीचे जाना, फिर ऊपर जाने वाला केस, एंड देन हॉरिजॉन्टल सरफेस वाला केस। बट अगर ये आपने सब कुछ रिवाइज कर लिया है, सब कुछ समझ लिया, जितने कंसेप्ट इसमें बताए गए हैं, अगर वो सारा कुछ आपके समझ में आ गया तो आगे के टॉपिक आसान हो जाएंगे हमारे लिए। मतलब उनमें इतना टाइम नहीं लगेगा जितना इसमें लग रहा है। यस सर समझ गया। ठीक है जी, yes तो आप ठीक है बच्चा, तो आप इसको रिवाइज करो। अभी आज तो इतना ही रखेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो कंफ्यूजन ज्यादा होगी। बेटा आप एक टॉपिक पहले परफेक्ट कर ले, एंड देन इसके आगे से स्टार्ट कर देंगे।
ओके सर। तो सर रखेंगे कल ना।